स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज हम लोग इस सीरीज के पहले प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, जिसमें हम अप्रॉक्सिमेटली 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड जो कुछ भी बताया जाएगा उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। तो आने वाले समय में आपको अपनी जो जीएस है वो इम्प्रूव होती दिखेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगने लगेगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको उन प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, वो पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए ये अधिनियम क्या थे। तो आपको पता होगा कि भारत में एक कंपनी आई थी जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार था और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनियां तो बहुत आई, पर भारत में जो पैर पसारने की जगह मिली वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने झंडों को भारत में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद ये जो कंपनी थी ये आई थी ब्रिटेन से और ब्रिटेन की महारानी से इजाजत यानी परमिशन लेकर आई थी। जब ये कंपनी भारत में अच्छी तरीके से व्यापार करने लगी तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटेन की सरकार समय समय पर कुछ एक्ट को पारित करती थी और उन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं एक्ट्स के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नियंत्रित करती थी। तो उनमें से ही कोई एक ऐसा एक्ट होगा जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है पिट का भारत अधिनियम 1104, तीसरा है बेटा चार्टर एक्ट और चौथा भी है चार्टर एक्ट। एक है 1013 का और एक है 1033 का। इसका जो सही उत्तर होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, तो बेटा उसका नाम होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक्ट आए कैसे और इन्हीं एक्ट के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो अगर भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, तो भारत के संविधान के विकास में दो पहलुओं का अहम योगदान है। पहला आप लोग याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास। किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में लंबे समय तक व्यापार करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और दूसरा आप लोग बेटा याद रखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत था उसी समय 1857 की क्रांति होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली जाएगी। तब डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन भारत को नियंत्रित करने लगेगा। तो ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसमें लगभग 7 से 8 एक्टों की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आएगा जो एक्ट आएगा, उस एक्ट का नाम होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, आपको इन एक्ट्स का डेट भी याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें कब आएगा, 1773 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ये एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को कंट्रोल कर रही होगी। दूसरा एक्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये आएगा 1784 1784। तीसरा जो एक्ट आएगा उसका नाम होगा चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट होगा बेटा? चार्टर एक्ट। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1793 में आप 20 ईयर्स अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1793। 1793 में एक्ट आएगा चार्टर एक्ट। फिर फोर्थ जो एक्ट आएगा उसका नाम भी बेटा चार्टर एक्ट होगा। फिर आप 20 साल ऐड कर दें, 20 साल ऐड कर देंगे तो 1813 आ जाएगा। फिर बेटा जो अगला फिफ्थ एक्ट आएगा उसका नाम भी चार्टर एक्ट ही होगा। 20 साल फिर आप ऐड कर देंगे, जैसे जैसे 20 ईयर्स आप बढ़ते चले जाएंगे, अगला एक्ट आएगा 1833 का। और बेटा सिक्स जो एक्ट आएगा उसका नाम भी चार्टर एक्ट होगा। फिर आप 20 ईयर्स ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1853। तो ये जितने एक्ट थे ये सारे एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी के अकॉर्डिंग इंडिया को कंट्रोल किया गया। फिर आपको पता था 1853 यानी 1853 के बाद एक समय ऐसा आएगा जब भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, नाम होगा 1857 की क्रांति।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से ग्रसित होकर भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उमड़ा, जिसने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों को उखाड़कर फेंक दिया और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का गमन हो गया, चली गई छोड़कर भारत। और भारत को कौन कंट्रोल करने लगा? डायरेक्ट ब्रिटेन कंट्रोल करने लगा। तो 1853 यहाँ तक के एक्ट तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत भारत में पारित होंगे। तो बेटा 6 तो ये याद रखने हैं। इसमें आपको कौन कौन से याद रखने हैं? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो पहला ही याद रखना है, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। भारत शासन अधिनियम है बेटा। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में क्रांति होगी, अगले साल ही आ जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर तीसरा बेटा आपको याद रखना है, इसका नाम भी भारत परिषद ही अधिनियम होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर बेटा आपको जो चौथा एक्ट है वो भी याद रखना होगा, जो कि आएगा 1909 में। कब आएगा बेटा? 1909 में। तो इसका नाम भी होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर बेटा अगला एक्ट आएगा भारत शासन अधिनियम, और अगर इसकी ईयर की बात करें 1919। फिर छठा भी एक्ट आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, और इसके बाद अंतिम सातवां अधिनियम आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसी के बाद भारत आजाद हो जाएगा। और इन एक्ट्स की अहम भूमिका रहेगी भारतीय संविधान के निर्माण में। तो आपको ये सारे एक्ट याद रखने हैं। आप सोच रहे होंगे एक प्रश्न इतना लंबा कैसे हो गया? बेटा जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तब आपके इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो इनके मध्य से आने वाले हैं, इनके बीच से आने वाले हैं। वो क्वेश्चन हो गया, वो तो गया। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये जो एक्ट है इनको आपको सिलसिलेवार क्रम में याद रखना है। और देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी, जिसका नाम होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा एक्ट होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वही प्रश्न था। अच्छा, इस एक्ट से जुड़े दो चार प्रावधानों को भी याद कर लेते हैं, लगे हाथ ये एक्ट भी खत्म ही हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आएगा 1773 में बेटा, इसी एक्ट के अनुसार 1774 में, ईयर याद रखना, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। भारत में किसकी स्थापना की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। और ये सुप्रीम कोर्ट होगी कहां बेटा? तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी कलकत्ता में। कहां की जाएगी? कलकत्ता में की जाएगी। फिर इस जो सुप्रीम कोर्ट होंगे इसके चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होंगे, उनका नाम होगा सर एलिजा एमपी। क्या नाम होगा बेटा? सर एलिजा एमपी होंगे। और इस मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाएगी। ये तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है इस एक्ट से रिलेटेड। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में किसकी स्थापना की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। कहां पर होगी? कलकत्ता में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये न्याय संबंधी विवादों के निपटारे के लिए होगा, और इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे सर एलिजा एमपी, और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की भी क्या की जाएगी? नियुक्त की जाएगी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। इस एक्ट से रिलेटेड आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है उसको भी देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, एक नया पोस्ट बनाई जाएगी इस एक्ट के थ्रू, बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन सी पोस्ट बनेगी? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पोस्ट बनाई जाएगी। किस एक्ट के थ्रू बनाई जाएगी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनाई जाएगी। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और इनकी सलाह के लिए, इनको सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्यीय मतलब 4 सदस्य की एक परिषद का भी गठन किया जाएगा। 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी। कितने सदस्यों की? 4।
वो 4 सदस्य कौन-कौन से होंगे? तो पहला आपको याद रखना है फ्लेवरिंग। कौन होंगे बेटा? फ्लेवरिंग। दूसरे होंगे मांसबल। फिर होंगे फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस। और चौथे होंगे बरवेल। कौन होंगे? बरवेल। और इन्हीं सभी का, इन चारों का जो टाइम पीरियड होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5 साल का इनका क्या होने वाला है बेटा? टाइम पीरियड होने वाला है। इतनी बात को तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। उन 2-3 चीजों में हमने आपको बता दिया और आपका 1773 का एक्ट भी खत्म हो गया। क्या था 1773 का एक्ट? 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और कलकत्ता में की जाएगी और इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे सर एलिजा एमपी और इनकी सहायता के लिए 3 और न्यायाधीश होंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाएगा, बनाया जाएगा और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और इस 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में कौन-कौन होंगे? फ्लेवरिंग, मांसबल, फिलिप फ्रांसिस, बरवेल। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का कार्यकाल होगा। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ और इसके साथ-साथ हम लोगों ने भारतीय संविधान का विकास भी देख लिया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ भी लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया? कहा गया कि अब समय आ गया था भारत के आजाद होने का, तो कहा गया भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उसके लिए भारत को एक संविधान बनाने का सलाह और मशवरा दिया गया। तो कहा गया भारत का जो संविधान बनाएंगे वो निर्वाचित सभा होगी, मतलब लोगों द्वारा चुने गए, लोगों द्वारा, भारत की जनता द्वारा चुने गए जो लोग होंगे वही भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस बात के लिए जो उत्तरदायी था साइमन कमीशन, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन मिशन। तो बेटा इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की एक निर्वाचित सभा करेगी। तो क्रिप्स मिशन को जरा 2 मिनट में देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन है क्या? क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन ही ने ही कहा था कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो निर्वाचित सभा यानी लोगों की चुनी गई सभा द्वारा किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन आएगा कब? इस बात को भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा 22 मार्च 22 मार्च 1942 से 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1942 तक, यानी वर्ष 1942 रहेगा। ये क्रिप्स मिशन दिल्ली में आएगा और दिल्ली में ही बैठकों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन आया क्यों था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की मदद के लिए आया था पर भारतीयों ने साफ मना कर दिया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देख चुके थे कि मदद का परिणाम हमको क्या मिला। तो मदद का परिणाम हमको मिला था रॉलेट एक्ट, मदद का परिणाम हमको मिला था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन जैसे परिणामों से भारतीय पहले ही सीख ले चुके थे, जिसके कारण क्रिप्स मिशन जब भारत आया कि हमें भारतीयों की आवश्यकता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो भारतीयों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण क्रिप्स मिशन का भारत आना विफल हो गया, बेकार हो गया। तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन कब आया था? वर्ष 1942 याद रखना और डेट अगर याद रखना हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। 12 मार्च 1942 से 12 अप्रैल 1942। कहां पर आएगा बेटा? दिल्ली में आएगा। इसके जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनका नाम होगा स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम होगा बेटा? स्टेफर्ड क्रिप्स। और अगर आपसे कोई पूछे आने का उद्देश्य बता दो, ये सब भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा। प्रश्न जीएस में किस हिसाब का बन जाए कोई अंदाजा नहीं है, इस वजह से सारी चीजों को लिखते चलेंगे। उद्देश्य, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद, भारतीयों की मदद के लिए आया था, मदद मांगने के लिए आया था, मांगने के लिए इसका क्या हुआ था? आगमन हुआ था। लेकिन भारतीयों ने साफ इनकार कर दिया। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में बैठ गए।
तो अब इनकी जो स्थिति थी वो और खराब होने लगी। स्टैफर्ड क्रिप्स और क्रिप्स मिशन दोनों ही निरर्थक साबित हुए। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित सभा द्वारा किया जाएगा। यह बात किसने कही थी? तो ये क्रिप्स मिशन कही थी, और क्रिप्स मिशन का समय याद करना हो तो याद कर लेना। क्रिप्स मिशन आएगा वर्ष 1942 में। एक आपके सामने और लिखा हुआ है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की अगर ईयर याद रखेंगे तो 1927 में गठित होगा, 1927 में इसका गठन किया जाएगा, और ये 1928 फरवरी 1928 के लमसम बहुत लंबा समय भारत में अपना व्यतीत करेगा। तो साइमन कमीशन का भी आप याद रखेंगे कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 और 28 का टाइम पीरियड याद रखें। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। किस संविधान से लिए गए हैं? मतलब किस देश से लिए गए? आपको तो पता है हमारे देश के जो संविधान का निर्माण है वो विश्व के 60 देशों के संविधान को खखालने के बाद, निचोड़ने के बाद किया गया था। और जिस देश के संविधान में कुछ खूबियां लगी, उन खूबियों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। यही प्रमुख कारण था कि जो भारतीय संविधान है उस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में समझ में आया। कारण क्या है? 60 देशों के संविधान को इकट्ठा कर दिया गया, तो बड़ा तो बन ही जाएगा। तो कहा गया भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों को पहले देख लेते हैं कि ये मूल अधिकार है किस भाग में। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है। किस भाग में है? 3 भाग में। ये भाग क्या है? तो पूरा भारतीय संविधान टोटल 25 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 25। तो उसका तीसरे क्रम का जो भाग है उसमें क्या लिखा गया है? मूल अधिकार लिखे गए। क्या लिखे गए बच्चा? मूल अधिकार लिखे गए। प्रश्न ये उठता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आप याद रखेंगे 12 से 35 तक। 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में भारतीय संविधान में किनका वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। अब यहीं से हमारे प्रश्न का उत्तर भी आएगा कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान के से लिए गए हैं। तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यानी अमेरिकी संविधान से लिए गए। तो आपका उत्तर भी मिल गया कि भैया भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए। किससे लिए गए? अमेरिकी संविधान से। अब बेटा भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं कितने? तो पहले 7 हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है बेटा? 6 है। इस बात को भी आप याद रखें। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने बताया हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो आप यूके से भी बता दीजिए क्या लिया गया है। तो यूके से आपको कुछ याद रहे ना रहे, 2-3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, इस बात को याद रखना। दूसरा आप याद रखना संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था ये भी कहां से ली गई है बेटा? तो ये भी आप बता दीजिएगा, संसदीय व्यवस्था भी यूके से ली गई है। फिर इसके बाद अगर आपको ज्यादा और भी याद रखना है तो आप इसमें द्विसदनीय, 2 सदन वाली व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ये भी यूके से ही ली गई है। ये सोवियत संघ का मतलब क्या है? सोवियत संघ भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, इस देश से क्या लिया गया है? तो इस देश से आपको याद रखना है मूल कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए हैं बेटा? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए। अमेरिका से अगर आपको 1-2 चीजें और याद रखनी है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो उसको भी देख लें। यूएसए के संविधान से सबसे पहले हमने आपको बताया क्या लिया गया, तो आपने कहा भैया ये तो याद ही रखना है, इसके बिना जिंदगी अधूरी सी है। वो याद रखना है मूल अधिकार लिए गए। क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। दूसरी अगर कोई बात करे कि यूएसए से क्या लिया गया है, तो आप कह देना यूएसए से लिया गया है राष्ट्रपति और लिया गया है उपराष्ट्रपति। ये 2 चीजें और याद रखना। तीसरा आप याद रखिएगा महाभियोग लिया गया है। क्या लिया गया है? महाभियोग। महाभियोग इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बड़े पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में
महाभियोग के नाम से वर्णित है। तो ये 3 चीजें आपको और याद रखनी है। बेटा क्वेश्चन लिखना, उससे रिलेटेड जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब लिखना। अगर लिखने में समस्या हो रही है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहले क्लास देखें, आराम से बैठकर लिखें। लगभग 1.5 से 2,000 क्वेश्चंस करेंगे, पूरी जीएस कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। अगला प्रश्न बेटा देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान के हृदय व आत्मा के रूप में वर्णीकृत किया है? किस अनुच्छेद को वर्णीकृत किया है? तो बेटा ये जो ऑप्शंस दिए हैं, अनुच्छेद 14, पहला कौन सा है? अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 356, चौथा है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किसमें क्या दिया है? संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किस अनुच्छेद को बेटा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को आप बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये उठता है कि ये 14 में क्या है? 14 में क्या है? तो 14 अगर आप पढ़ेंगे तो आप समानता का अधिकार अगर देखेंगे, कौन सा अधिकार? समानता का, इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मूल अधिकार के ही अंतर्गत आएगा। 14 से 18 तक है तो 14 समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रताएं दी गई। इसको भी याद रखना है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 356, 356 में बेटा आपातकाल है, आपातकाल। और कौन सा आपातकाल? आपातकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला होगा 352, 4 ऐड कर दो इसमें तो 356, फिर बेटा 4 ऐड कर दो तो आएगा 360। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल कितने प्रकार के बताए गए? 3 प्रकार के। पहला जो आपातकाल है उसका नाम क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अभी देखिए डिटेल में नहीं बताएंगे आपको हम कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना, मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना। किस आर्टिकल में? 356। 360 में कौन सा आपातकाल है? तो 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया कि ये बताओ जरा कि जो आपातकाल है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो तुम बता देना भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। तुम कौन सा जानना चाहते हो? बता देना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना, और 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब अनुच्छेद 32 हमारा जो इस प्रश्न का सही उत्तर था वो क्या था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है क्या, उस पर चर्चा करते। तो संविधान की हृदय या संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 की हम बात करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, संवैधानिक उपचार, उपचार जानते हैं ना, ट्रीटमेंट, उपचारों का अधिकार। ऐसा इस वजह से कहा गया कि भारत में रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार दिए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उन्हें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार कहा गया। अगर मूल अधिकार का आपका हनन हो जाए, कोई दबाने की कोशिश करे, तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे और कहां चले जाएंगे? आर्टिकल 32 का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट जा सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करना है तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 226 का प्रयोग करेंगे।
और कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी जाना गया कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाए, आपकी बातों को कोई माने ना, तो बेटा आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 का प्रयोग करके कहां जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। और इस स्थिति में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटों को जारी करेगा। कितने प्रकार की रिटों को जारी करेगा, 5 प्रकार की रिटों को जारी करेगा। कितने प्रकार की रिट होंगी, 5 प्रकार। सबसे पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होगा अधिकार प्रश्न। तीसरा होगा उत्प्रेषण। चौथा होगा निषेध। कौन कौन से होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर कौन सा होगा, अधिकार प्रश्न, फिर कौन सा होगा, उत्प्रेषण, फिर कौन सा होगा, निषेध, और अंतिम आएगा बेटा परमादेश। क्या आएगा बेटा, परमादेश। तो बेटा ये 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ये जो हमारे सामने जो पीड़ित आया है, इसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो इसके मूल अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी हुई। कितने प्रकार की, 5। तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड ये आपको 2-4 चीजों को और याद रखना है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार की रिटें क्या करी है, जारी करी है, और हाई कोर्ट भी कर सकता है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू जाएंगे, 226। अच्छा, ये अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें, तो अगर जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं हमको, ये सारे अस्त्र हैं, मतलब प्रयोग में लाने के लिए हैं, अस्त्र हैं। तो ये जो 32 वाला है, ये कवच है। कवच का मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 को कवच की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, कवच की। तो ये हमारा प्रश्न भी क्या हुआ, खत्म। अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कहीं कहीं पर उद्देशिका भी है। क्या है बेटा, उद्देशिका। तो उद्देश्य प्रस्ताव कह दे, उद्देश्य प्रस्ताव कह दे, उद्देश्य प्रस्ताव कह दें, और या फिर कह दें उद्देशिका। क्या कह दें, उद्देशिका, उद्देशिका। तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो बेटा जब भारत में संविधान सभा का गठन किया जाने लगा, निर्वाचन हो चुका था, अब गठन की बात आई थी, तो उद्घाटन किया जाता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ी गई, उद्देश्य प्रस्ताव या फिर उद्देशिका पढ़ी गई। और इसको प्रस्तुत करने का काम किसने करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा। किसने करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वर्ष 1946 में करें। कब करेंगे, वर्ष 1946। इस बात को आप याद रखेंगे कि उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और बेटा कब प्रस्तुत किया जाएगा, 1946। कालांतर में यही उद्देशिका प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बन गई। कालांतर में यही उद्देशिका प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बन गई। संविधान को जब आप पहले पन्ने को खोलेंगे, तो उसमें प्रस्तावना है। आप कोई भी किताब खरीदेंगे तो उसका पहली भूमिका जो लिखी होती है, वैसे आप समझ लें कि इस किताब के बारे में क्या बताया गया है, किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था, यह उद्देशिका थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1946 में प्रस्तुत किया गया और इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में वर्णित किया गया। अगर आपको और भी इससे अच्छी डेट याद रखनी है कि पूरी डेट चाहिए हमको, तो 13 दिसंबर 1946 याद रख लीजिएगा, वो भी ठीक है। अब हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को एक व्यक्ति आएंगे, नाम होगा के एम मुंशी। क्या नाम होगा बेटा, के एम मुंशी। ये संविधान की प्रस्तावना को पता है क्या कहेंगे, राजनैतिक जन्मपत्री। क्या कहेंगे बेटा, राजनैतिक जन्मपत्री की संज्ञा देंगे। किसकी संज्ञा देंगे, राजनैतिक जन्मपत्री। तो पहला बात तो आपको याद रखना है
इस संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या नाम दिया? राजनीतिक जन्मपत्र। फिर थोड़ा समय बीतेगा और एक व्यक्ति आएंगे, जस्टिस होंगे एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम होंगे? एम हिदायतुल्लाह, जिनका नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह होगा। ये क्या कहेंगे? ये संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, संविधान की आत्मा। अब ये ऐसे तो कह नहीं देंगे, तो एक मामला होगा, एक मामला यानी एक विवाद आएगा, जिसे हम लोग पंजाब राज्य मामले के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1967 में होगा। और इसी मामले में एम हिदायतुल्लाह संविधान की प्रस्तावना को क्या कह बैठेंगे? संविधान की आत्मा। फिर एक और मामला होगा, आपने बहुत चर्चा का विषय रहा होगा, इस मामले को आपने जरूर सुना होगा, 1973 के समय में लैमलाइट में आएगा, और ये मामला होगा केशवानंद भारती मामला, बनाम केरल राज्य होगा, बस आप केशवानंद भारती याद रखेंगे, 1973। और ये क्या कहलाएंगे? ये कहेंगे इस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस मामले में क्या आएगा? संविधान की प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, और यह परिवर्तन संविधान के मूल आत्मा, मूल ढांचे में छेड़छाड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको यह भी याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की जो बात कही जाएगी, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कही जाएगी, वर्ष 1973 में कही जाएगी, और यह बताया जाएगा कि भैया उद्देशिका में यानी संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, और पर ये जो परिवर्तन है ये संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। अब संविधान में जो संशोधन या प्रस्तावना में जो संशोधन करने का अधिकार है वो किसको है बेटा? संसद को है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि संविधान में जो परिवर्तन, संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो केवल और केवल किसको है बेटा? संसद को है। और अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। कितने बार किया गया है? एक बार। और कब किया जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जाएगा, और 3 शब्द जोड़े जाएंगे। पेपर में सैकड़ों बार आया। कितने शब्द जोड़े जाएंगे? 3 शब्द जोड़े जाएंगे संविधान में। कौन कौन से जोड़े जाएंगे? धर्मनिरपेक्ष, दूसरा जोड़ा जाएगा अखंडता, और तीसरा जोड़ा जाएगा समाजवादी। कितने शब्द जोड़े जाएंगे? 3। तीसरा कौन सा जोड़ा जाएगा? समाजवादी। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है, इससे संबंधित हमने सारे तथ्यों को लिख लिया। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद इससे रिलेटेड जो भी डाटा बताया जा रहा है इसे लिखेंगे। देखिए, केवल क्वेश्चन मात्र करने से आपका एग्जाम तो नहीं क्लियर होने वाला है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बताया गया वही क्वेश्चन दोबारा भी आए। इन एग्जाम्स में क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना ना के बराबर होती है। 99% जो संभावनाएं रहती हैं वो ये रहती हैं कि जो क्वेश्चन है वो नए तरीके से पूछा जाएगा, और नया तरीका जब तक आपको आधार नहीं पता होगा तब तक नया तरीका आपको काम में नहीं आ पाएगा। तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज लिखनी है। तो संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड आप 10 जगह से पढ़ेंगे, हमने एक ही जगह आपको इकट्ठा करके दे दिया कि संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रश्न बन सकते हैं, और उन प्रश्नों को भी आपने देख लिया कि संविधान की प्रस्तावना आई कहां से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा की आधारशिला रखी। कालांतर में यही उद्देशिका प्रस्ताव भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में अंकित कर लिया गया, और फिर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीजों को हम लोगों ने देख लिया। ये 5वां प्रश्न भी हमारा क्या हो गया बेटा? छठा प्रश्न, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 2 धर्म बहुत प्रचलित रहे, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। उनमें से एक प्रश्न बना है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बेटा, भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। स्वामी महावीर के नाम से भी आपने सुना होगा, अगर आपको ना याद हो तो स्वामी महावीर के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
वर्धमान महावीर भी आपने सुन रखा होगा, तो सब एक ही नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर। अब इससे संबंधित 2 4 5 चीजों को और देखें। ये गौतम लिखा है, गौतम। अगर गौतम जी की बात करें, तो ये महात्मा बुद्ध के संबंध में भी कहा गया। महात्मा बुद्ध के संबंध में भी कहा गया है। और अगर ये धर्म की बात करें, तो इनका संबंध किस धर्म से होगा? बौद्ध धर्म से होगा। किस धर्म से होगा? बौद्ध धर्म से होगा। अगर हम बेटा जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म में ओवरऑल 24 तीर्थंकर आएंगे। कितने तीर्थंकर आएंगे? 24। तो अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें, 2-4 मिनट का समय और देंगे, जैन धर्म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन धर्म पर चर्चा करें, जैन धर्म पर बात करें, तो जैन धर्म संस्कृत के जिन से मिलकर बना है। संस्कृत का एक शब्द है जिन, उससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है बेटा? श्रेष्ठ होता है। पहली बात तो याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तीर्थंकर। इस बात को भी याद रखेंगे। और जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या बताई गई, वो 24 बताई गई। कितनी बताई गई? 24 बताई गई। और ये 24वें थे, ये थे महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर या महावीर थे। कौन थे बेटा? महावीर थे। ये किस क्रम के थे बेटा? ये 24वें क्रम के थे। किस क्रम के थे? 24वें। 22वें देख लेते हैं बेटा। 22वें इंपॉर्टेंट है। 22वें का नाम है अरिष्टनेमी। क्या नाम है बेटा? अरिष्टनेमी। 23वें अगर देख लेते हैं बेटा हम लोग, तो 23वें का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और 24वें पर अगर चर्चा कर लें, तो इनका नाम हो जाएगा महावीर। तो ये जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लैमलाइट में आएगा, चर्चा का विषय बनेगा। और इसमें तीर्थंकरों की संख्या कितनी बताई जाएगी बेटा? 24 बताई जाएगी। और इसमें से हमने आपको 22, 23 और 24 बता दिए हैं। अगर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें, तो ऋषभ देव है बेटा। वो भी याद रखिएगा कि ऋषभ देव जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? पहले तीर्थंकर है। तो ये प्रश्न भी आपका खत्म हो गया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन है तराइन का पहला युद्ध 1191, रणथंभौर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो बेटा अभी हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लगभग 4 युद्धों पर चर्चा करेंगे। कितने युद्धों को देखेंगे? 4 युद्धों को देखेंगे। और उन 4 युद्धों से ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए पहले उन युद्धों को देख लेते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही दे दीजिएगा हमको। सबसे पहला जो युद्ध देखने वाले हैं, याद रखिएगा, उसका नाम होगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बेटा बात करेंगे, तो ये होगा कब? ईयर जरूर याद रखना है आपको। ईयर होगा बेटा 1191। ईयर क्या याद रखना है बेटा? 1191 में तराइन का पहला युद्ध होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच में होगा? तो आपने नाम सुन रखा होगा, पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है बेटा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होगा। मोहम्मद गौरी के मध्य होगा। तो पहली बात तो आपको युद्ध का समय याद हो गया, और ये भी याद हो गया कि किसके किसके मध्य हुआ। अब इसमें जीतेगा कौन? तो इसमें जीत जाएंगे हमारे पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक व्यक्ति साथ देगा, नाम होगा जयचंद। क्या होगा बेटा? जयचंद। तो ये आपको तराइन का पहला युद्ध समझ में आ गया। अब मोहम्मद गौरी चला जाएगा, लेकिन इसी बीच पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे? मोहम्मद गौरी की एक बेटी होगी, बिटिया होगी, नाम होगा संयोगिता। उसको जबरदस्ती उठा लाएंगे, और उठा लाने के बाद उससे विवाह कर लेंगे। तो इससे कौन आहत हो जाएगा? जयचंद। और जयचंद मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करेगा कि आप आइए, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका युद्ध में साथ दूंगा। और जब दूसरा युद्ध होगा, कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध, तो मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद दे देगा, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में क्या होगी? हार हो जाएगी। अब ये सारी चीजें कहाँ वर्णित हैं? तो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था, एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद बरदाई। उसने एक रचना करी है पृथ्वीराज रासो।
उसमें संयोगिता का वर्णन किया गया। तो चलिए देखते हैं एक बार, तराइन के दूसरे युद्ध पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बेटा तराइन के दूसरे युद्ध पर एक बार निगाह डालें, तराइन का दूसरा युद्ध, ये आपको बेटा सारे लिखने हैं क्योंकि प्रश्न सेम नहीं बनेगा, पर इनसे जरूर बनेगा, इतनी बात को आप विश्वास रखिए। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो अगले ही वर्ष होगा 1192, ईयर याद रखेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध कब होगा? 1192 में होगा। किस किसके मध्य होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और किसके साथ होगा? मोहम्मद गौरी। एमजी से समझ जाएंगे बेटा, मोहम्मद गौरी के मध्य होगा। और इसमें जीत किसकी होगी? मोहम्मद गौरी की होगी। और जीत होने का कारण क्या है? तो जीत होने का कारण क्या होगा? जीत होने का कारण होंगे तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान। सॉरी, जीत होने का जो कारण होगा वो होगा जयचंद, क्योंकि जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दे देगा और साथ देने का कारण बता दिया है। और फिर क्या होगा इस युद्ध के बाद? ऐसा कहा जाता है, ऐसी कई किताबों में कई किंवदंतियों के रूप में इतिहास के कालखंडों में ख्याति प्राप्त है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। किसने अंधा कर दिया था? मोहम्मद गौरी ने। क्यों? पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द वेदी बाण चलाने की कला में महारत हासिल थी। इस वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया और फिर कहा कि बाण चलाओ, अब बाण चलाओ। और बैठा था मोहम्मद गौरी ऊपर। तो इनके जो दरबारी कवि थे, जिनका नाम क्या था बेटा, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना करी, चंद बरदाई, उन्होंने बताया कि इतनी दूर सुल्तान बैठा है, इसको मार दो। और एक बहुत अच्छी ख्याति है स्लोगन के रूप में, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इसी के बाद उन्होंने बाण चलाया और बाण चलाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये विवादों का विषय है कि अगर मृत्यु हो गई है सुल्तान की तो चंदावर के युद्ध में कौन पार्टिसिपेट करेगा, प्रश्न ये भी बनता है, उस पर भी चर्चा अभी करेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो तराइन का दूसरा युद्ध भी आपने देख लिया, 1192 में होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ कौन देंगे? जयचंद देंगे, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में जीत हो जाएगी। फिर तराइन का तीसरा युद्ध पढ़ने से पहले एक समय और आएगा 1194 का। देखिए, साथ दिया अपने का नहीं दिया। अब देखिए दगा होगा, कैसा होगा? जयचंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा युद्ध आपको याद रखना है, वो याद रखना है बच्चा, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध बच्चा याद रखना है। ईयर याद रखना है 1194 में। अब किसके किसके बीच में होगा बेटा? ये 3 लोग थे, एक तो गया, अब 2 बचे। पहला बचा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और किसके मध्य होगा बच्चा? जयचंद के मध्य होगा। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार जीत हो जाएगी और जयचंद की हार और मृत्यु दोनों होगी। और यहीं से जयचंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर जयचंद अपनों का साथ देते तो शायद बचे रहते, लेकिन नहीं दिया और परिणाम आपने देखा। गद्दारी करने का फल क्या होता है, सब यही का यही है। और इस युद्ध में जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। तो आपको ये 3 युद्ध हो गए। हमने आपको बताया, आपने तराइन के 2 युद्ध बच्चे बच्चे ने पढ़ रखे होंगे, तीसरा युद्ध भी हुआ था। तो तराइन का तीसरा युद्ध भी आप याद रखेंगे इसी के साथ। तराइन का थर्ड युद्ध याद रखेंगे। और अगर समय की बात करें तो 1216, 1215, 1216 आप याद रखेंगे। और ये किसके मध्य होगा ये भी तो याद रखना है ना। तो इसको याद रखना है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और दूसरा कौन होगा? कबूचा, कबूचा। इल्तुतमिश और कबूचा के मध्य ये युद्ध होगा। इस युद्ध में जीत किसकी होगी? इल्तुतमिश की जीत होगी। और कबूचा को इल्तुतमिश सिंध नदी में डुबाकर मार डालेंगे। तो कबूचा की मृत्यु और हार दोनों होगी। तो आपको इस युद्ध के साथ इन 4 युद्धों के अहम पहलुओं को भी याद रखना है। पहला देखा तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा देखा तराइन का दूसरा युद्ध, तीसरा देखा बेटा चंदावर का युद्ध, और चौथा कौन सा युद्ध देखा? तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन के 3 देखे और एक चंदावर, टोटल युद्ध कितने देखे? 4। इनको लिख लेंगे और समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का तोता, क्या कहा? भारत का तोता कहा जाता है। तो बेटा भारत का तोता जो कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इनका एक दूसरा नाम है तूती ए हिंद, ये उपाधि है तूती ए हिंद, इस बात को भी याद रखना। एक बात अमीर खुसरो से रिलेटेड और याद रखना, इनका जो जन्म होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में। और जगह का नाम होगा पटियाली। उत्तर प्रदेश की एक जगह है, नाम क्या है? पटियाली। और वहां पर किसका जन्म होगा? अमीर खुसरो का।
आप जानते होंगे ये हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के लिए ख्याति को प्राप्त है। इस बात को भी याद रखिएगा। ये 8वां प्रश्न खत्म हुआ। 9वां, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था भारत आने वाला? तो बेटा ऑप्शन है एलिजाबेथ, ये तो नाम है बेटा। दूसरा बंगाल, ऑप्शन ही ऐसे दिए आप तो बिना देखे कर लेंगे। तीसरा मेफ्लावर। अच्छा, अगर थोड़ा सा बच्चा जानकार होगा, थोड़ा बहुत जीएस पढ़ा रखी होगी, तो उसको सी और डी में अगर नहीं भी पता होगा तो भी एक 50-50% का रेशियो आ जाएगा। पर इसका सही उत्तर होगा रेड ड्रैगन। क्या नाम होगा बेटा? स्पेनिश रेड ड्रैगन। क्या नाम है बेटा? रेड ड्रैगन। ये जहाज 1595 में बना था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जहाज का प्रयोग किया था और ये पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। नाम याद रखिएगा, रेड ड्रैगन। क्या याद रखेंगे? रेड ड्रैगन। आपने वास्को डिगामा का नाम सुन रखा है? बिल्कुल सुन रखा होगा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। अगर वास्को डिगामा की बात करें तो ये भी तो आया था। ये किस जहाज से आया था? उस जहाज का भी नाम याद रखो, साओ गिब्रियल। साओ गिब्रियल, इस बात को याद रखिएगा। पुर्तगाली नाविक जो वास्को डिगामा, वैसे तो आए थे 4 जहाज, 4 जहाज चले थे, पानी के जहाज थे, चारों चले थे, 170 आदमी के करीब चले थे। पर जिस जहाज की लीडरशिप, जिस जहाज में कैप्टनशिप वास्को डिगामा कर रहा था, उस जहाज का मैंने आपको नाम बताया है, साओ गिब्रियल। क्या नाम है? साओ गिब्रियल। अगला प्रश्न 1651, क्या कहता है प्रश्न? 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल, गंगाल नहीं है बेटा, बंगाल है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? 1651 में, याद रखिएगा। तो जगह का नाम है काशिम बाजार, पढ़ रखा होगा, इतिहास का विषय है। कासिम बाजार और हुगली, इन 2 स्थानों पर बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों ने परमिशन दी कि आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित कर सकते हैं। ये ईस्ट इंडिया है क्या? तो हमने आपको बताया था, पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल से आया था व्यापार करने के उद्देश्य से और 1498 में, 17 से 20 मई 1498 में आया था और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाकर अपनी कॉन्टिनेंट लौट गया। फिर उसी के बाद क्या हुआ? ढेर सारी कंपनियों की आने की शुरुआत हुई और ढेर सारी कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां आएंगी? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, उस ट्रिक से आपको चीजें आसान हो जाएंगी। पुत्र अड़ा, पुत्र अड़ा, पुत्र अड़ा, डैड फंसा, डैड फंसा। क्या ट्रिक याद रखेंगे? पुत्र अड़ा, डैड फंसा। ये जो कंपनियां हैं लगभग 6 से 7 कंपनियां आएंगी। सबसे पहले आएगी पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ जाएंगे बेटा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, एस्तादो दा इंडिया। कभी पेपर में ये ना मिले तो ये टिक कर देंगे। तो भारत आने वाली पहली विदेशी कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ना मिले तो एस्तादो दा इंडिया। ईयर याद रखेंगे, 1498 में आएगी। बच्चा दूसरी जो कंपनी होगी, ये पुत्र से हो गया पुर्तगाली, आ से हो गया अंग्रेजी। क्या हो गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर इसकी ईयर की बात करें ये कब आएगी, तो वर्ष 1600 में आएगी। कब आएगी? 1600 में। फिर डा से क्या होगा? फिर आएगी डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आएगी? 1602 में आएगी, इसको भी याद रखना। फिर डैश, तो ये हो गया डेनिस। चौथी कौन सी हो जाएगी? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आएगी बेटा? 1616 में आएगी। कब आएगी बेटा? 1616 में। फिर इसके बाद आएगी फ्रांसीसी। क्या आएगी बेटा? फ्रा से क्या हो गया? फा से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आएगी? 1664 में। और सा से क्या हो गया? सा से क्या हो गया बेटा? यहां पर स्वीडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडिश। क्या हो जाएगा? स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आएगी? 1731 में।
तो ये भारत आने वाली विदेशी कंपनी थी। सबसे पहले भारत आने वाला एकमात्र जो व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये 1498 में केरल के तट कालीकट पर आएगा, वहाँ के राजा होंगे जमोरिन, उनसे काली मिर्च का व्यापार करेगा। अच्छा, भारत में उस समय हरी मिर्च नहीं होती थी, ये बात याद रखिए। जो हरी मिर्च को लाने वाले भारत में, जो आज आप खाते हैं बड़े चाव के साथ, ये पुर्तगाली ही हैं। भारत में हरी मिर्च का उत्पादन ही नहीं होता था, काली मिर्च का उत्पादन होता था। और आप जानते हैं कि मसालों के लिए दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा ख्याति को प्राप्त है और उसमें से केरल मसालों के बगीचे के रूप में जाना जाता है। तो केरल आगमन इसी वजह से होगा, काली मिर्च के व्यापार की वजह से। तो क्या इसके पहले व्यापार नहीं होता था? इसके पहले व्यापार होता था, पर समुद्री मार्ग से नहीं होता था। किस मार्ग से होता था? तो वो ज़मीन के रास्ते हुआ करता था, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। उस पे भी कभी चर्चा करी जाएगी। तो ये कंपनियाँ आपको याद रखनी है। पहली कंपनी कब आएगी? 1498 में। दूसरी कंपनी कब आएगी बेटा? 1600 के टाइम पीरियड पर आएगी। तीसरी कंपनी कब आएगी? 1602 में आएगी। चौथी कंपनी कब आएगी बेटा? तो 1616 में आएगी। और इसी प्रकार ये सारा जो क्रम है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में जो कंपनी आएगी बेटा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 में भारत में आगमन इस कंपनी का होगा। चलिए, तो आपका जो प्रश्न था उसका तो उत्तर हमने पहले ही बता दिया था, कासिम बाजार और हुगली, और उससे रिलेटेड 2-4-5 चीजें और देख ली। अब हम लोग देखते हैं भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक भारत फैला हुआ। तो अक्षांश और देशांतर पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपको बताने में हमको भी आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है क्या। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए हम पृथ्वी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पृथ्वी। इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना है बेटा? पृथ्वी मान लिया है, अर्थ मान लिया है, अर्थ मान लिया है। अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गई है, इसका नाम है 0 डिग्री। तो पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं, लेटी है ना बेटा, इस रेखा को, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं, इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि भैया ये जो पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं अक्षांश हैं और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं देशांतर है। तो आपको पता है कि जो भारत है, ये यहाँ कहीं पर आता है, इस जगह कहीं पर आता है, आपको पता होगा पहले से, ये भारत है। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें, तो भारत सबसे पहली बात तो ये जो 0 डिग्री लेटी हुई रेखा है अक्षांश, ये भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात तो आप भारत के संदर्भ में याद रखना, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा याद रखना, ये 0 डिग्री भारत को 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ भारत पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो इन 2 पॉइंटों को याद रखना कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग भारत की स्थिति के संबंध में देखते हैं। तो हमने आपको लेटी हुई रेखाएं क्या बताई? अक्षांश। तो अगर हम इस पे भारत की स्थिति को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक रेखा है, ऐसे देखिए, ध्यान से दिख रही है आपको? ये रेखा, ये जो रेखा गई है, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसे अक्षांश का नाम दिया गया। यहाँ से भी जाएगी बेटा, ठीक उसी प्रकार ये अक्षांश रेखा है। ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। तो भारत का आपको देखिए इस एरिया में विस्तार दिख रहा है। तो ये पूछ रहे हैं भारत का विस्तार कितना है। तो चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बात कही जा रही है। जैसे आपको भारत का ये मैप दिख रहा होगा, थोड़ा गड़बड़ बन गया हो तो समझ जाइएगा, भारत ही है। तो बेटा अगर हम लोग देखें, तो ये जो रेखा जा रही है, ये वाली जो हमने बनाई है अभी, ये आपको पता है खड़ी रेखा है। जो खड़ी रेखा है वो देशांतर रेखा होती है और जो लेटी रेखा होती है वो कैसी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है यहाँ पर अंडमान निकोबार भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक विस्तार यहाँ पर आ गया। ठीक है? तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि भारत का विस्तार किस हिसाब से है। अगर इसकी बात करें, तो ये देशांतर है ना बेटा, ये पूरी देशांतर है। तो ये आएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ की बात करें, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट,
8 डिग्री 4 मिनट, और इसकी बात करें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। ये था भारत का विस्तार। तो अगर आपका कोई पूछे प्रश्न कि भारत के विस्तार के बारे में हमको बताओ, तो कहना भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। फिर इसके बाद 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन फैला हुआ है? भारत फैला हुआ है। अगर ये उत्तर ना मिले तो 8 डिग्री 4 मिनट भी सही हो जाएगा जब आपको ये देखने को ना मिले। तो ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो हमने आपको बताया कि भारत किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न पर फिर जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, और आपको पता है अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, चलो देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से, अभी दो प्रश्न, इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। हमने आपको अभी अभी बताया बेटा, ये जो रेखा है ये लेटी हुई है ना, लेटी हुई रेखा है, तो ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश है। तो देखो ऑप्शन में कौन सा उत्तरी अक्षांश मिल रहा है। तो पहले देखो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिण दक्षिण तो होगा ही नहीं, ये हटा दो। फिर 8 डिग्री पश्चिम पश्चिम होगा ही नहीं, हटा दो बेटा। फिर पूरब, पूरब नहीं। अच्छा, ये अक्षांश में उत्तर कैसे आ रहा है इसको भी समझो। एक छोटी सी बात बताओ, ये अक्षांश रेखा थी, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, तो अक्षांश के साथ भारत के संबंध में हमेशा उत्तर आएगा। क्या आएगा? उत्तर। और देशांतर के संबंध में पूरब आएगा। तो अक्षांश कह रहा है, तो अक्षांश कह रहा है, अक्षांश के संबंध में हमेशा क्या आएगा? उत्तर आएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया उत्तर इसका सही क्या होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जानने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। चलो एक बार देख लेते हैं भारत के सारे बिंदुओं को। ये भारत है, ये भारत है। अब भारत के आपको सबसे पहले सबसे उत्तरी बिंदु पर चर्चा करनी है। ये उत्तर दिशा है ना, अगर आप प्लस बनाएंगे तो ऊपर वाली उत्तर दिशा आएगी बेटा, इधर वाली पूरब दिशा आएगी, नीचे वाली दक्षिण आएगी, और ये कौन सी आएगी? पश्चिम आएगी। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इस उत्तरी बिंदु का अगर हम लोग नामकरण करें तो इसका नाम होगा इंदिरा कॉल। क्या नाम होगा? इंदिरा कॉल, और जो कि लद्दाख के क्षेत्र में आएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है किबीथू। नाम याद रखिएगा बेटा, पेपर में आने की संभावनाएं रहती है। इसका दूसरा नाम भी किताबों में मिलता नहीं है जल्दी फल्दी, नाम है बांगुल। क्या नाम है? बांगुल। और ये कहाँ पड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। अगर गौर माता ना कहें तो इसका दूसरा नाम होगा गुहार मोती। गौर माता या फिर गुहार मोती। ये कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ेगा। भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो इसका नाम होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इसका दूसरा नाम भी है केप कमोरिन। केप कमोरिन। तीसरा नाम भी याद रखेंगे, कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप। तो भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु अगर बोलेगा तो ये तीनों में जो मिल जाएगा टिक कर देंगे। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। वहीं अगर थोड़ा नीचे और जाएंगे तो आपको अंडमान निकोबार भी तो देखने को मिलेगा। तो निकोबार पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है बेटा? इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आई थी और ये डूब गया था। इस बात को आप याद रखिएगा कि भारत का, दो प्रश्न बनेंगे बेटा, प्रश्न तो असंख्य बन सकते हैं पर दो प्रश्न। प्रश्न बोलेगा भारत का मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड, मेनलैंड तो ये वाली है ना, पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, इन तीनों में कोई ऑप्शन मिलेंगे टिक कर देंगे। कहां पर है? तमिलनाडु। कोई पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु
और आए इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पे टिक कर देंगे। और इंदिरा पॉइंट पड़ता कहाँ है तो आपको बचपन से पता होगा, अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमने देखे भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, और इसके 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को भी 2 नामों से और जाना जाता है। एक नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको भी याद रखेंगे बेटा। और दूसरा है पार्सेन पॉइंट। तो हमने 3 नाम देखे मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु के, और 3 ही नाम देखे हम लोगों ने दक्षिणतम बिंदु के। तो ये 12वां प्रश्न भी आपका क्या हो गया, खत्म। थोड़ा समय लग रहा होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा प्रश्नों को करने में, लेकिन हाँ ये है कि प्रश्नों को करने के बाद आपकी जो जटिलताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये कौन सा प्रश्न था बेटा, ये था हमारा 12वां प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, 13वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए चर्चा करते हैं। कहता है कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करते हुए 275 मीटर ऊंची चोटी चट्टान से गिरती हुई गरसुप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी की बात कर रहा है, तो बेटा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सारावती नदी। कौन सी नदी होगा, सारावती नदी होगा। चलिए इससे संबंधित देखें, जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात झरने को कहते हैं। क्या कहते हैं, झरना। तो जलप्रपात कह दें और चाहे कह दें झरना, परेशान ना हो जाना, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। अगर हम पहले, अगर इसको पढ़ने के साथ साथ हम थोड़ा विश्व में भी निगाह बना लें, तो पहले विश्व के 2 झरनों को केवल आप देख लेते हैं। विश्व में जलप्रपात, ऐसे ही हेडिंग बनाएंगे आप और पूरा पेज छोड़ देंगे, क्योंकि भविष्य में कभी ऐड करना होगा, ऐड कर लिया जाएगा। सबसे पहले विश्व में जलप्रपात देख लेते हैं कि विश्व में जलप्रपात क्या है। तो विश्व में आपको केवल 2 जलप्रपात याद रखना। कौन कौन से 2 जलप्रपात, सबसे पहला आपको जो याद रखना है वो याद रखना है आपको, इरी और ओंटेरियो नदी है। कौन सी झीलें हैं, इरी और ओंटेरियो, इरी और ओंटेरियो, ओंटेरियो, ये 2 झीलें हैं बेटा, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। यहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है बेटा, नियाग्रा जलप्रपात। तो ये याद रखना है, इरी और ओंटेरियो, इरी और ओंटेरियो झीलें हैं जो कहां पड़ती हैं बेटा, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती हैं। और इसमें जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है नियाग्रा। दूसरा देखते हैं कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में। क्या नाम है उसका, वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला, वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वेनेजुएला में जलप्रपात है, उसका नाम है एंजल, एंजल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, जो कि कोरोनी या फिर ऑप्शन मिल जाए ऑर्निको, और निको, ये दोनों नदियों पर बनता है। जो ऑप्शन मिल जाए आपको उस पर टिक कर देंगे। लगभग 1 किलोमीटर 970 980 अलग अलग जगहों पर अलग अलग विवरण है, बस इतनी बात याद रखेंगे। विश्व में ये 2 जलप्रपात तो आपको याद ही रखने। पहला कौन सा, इरी और ओंटेरियो के मध्य में है, जो 2 झीलों के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल, और ये इरी और ओंटेरियो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है तो वहीं पर हो गया। वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात। अब भारत के संदर्भ में अगर हम जलप्रपातों पर चर्चा करें, तो भारत में एक जलप्रपात है, ये भारत के संदर्भ में है बेटा, जोग। दूसरा नाम है गरसुप्पा, तीसरा नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये जो तीनों जलप्रपात हैं एक ही नाम है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, और जगह का नाम क्या है, कर्नाटक, स्थान का नाम क्या है, कर्नाटक। दूसरा अगर आपको जलप्रपात याद रखना है तो आप दूसरा जलप्रपात याद रखेंगे दूध सागर, दूध सागर मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है, मांडवी। और मांडवी कहां पड़ेगा, तो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर यह जलप्रपात बनता है। किस नदी पर बनता है, मांडवी नदी पर, और नाम क्या है, दूधसागर। तीसरा अगर आपको याद रखना है तो हुंडरू जलप्रपात याद रखिएगा, हुंडरू, हुंडरू कहां पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा। नदी का नाम याद रखना है स्वर्णरेखा,
स्वर्ण रेखा नदी पर जो बनने वाला जलप्रपात है उसका नाम क्या है बेटा? हुंडरू जलप्रपात। चौथा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनता है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात है, मध्य प्रदेश में बनता है, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनता है। किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर बनता है। तो ये चार वैसे तो हैं बहुत बेटा, पर अभी चार आप याद करिएगा, ये दो और ये टोटल चार कितने हो गए? 6। जब आप ऐसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पेपर में क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ेगी। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको करेंगे, नहीं बनेगी संभावना बेटा। अगला है माउंट किलिमंजारो खालिस्तान में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो एक पर्वत है, क्या है बेटा? ज्वालामुखी पर्वत है। कहां पर है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताने के प्रयास करते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा, माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये कॉन्टिनेंट है एशिया। कौन सा है बेटा? एशिया कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा है? तो ये यूरोप है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसकी बात करेंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसकी बात करेंगे तो ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक पर्वत श्रृंखला है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका नाम है एटलस। क्या नाम है बेटा? एटलस। और एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट क्लिमंजारो। क्या नाम है बेटा? माउंट क्लिमंजारो। और जो कि कहां पर स्थित है? तंजानिया में। और ये एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि भैया ये जो एटलस पर्वत की सबसे, एटलस पर्वत नहीं, माफी चाहते, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका नहीं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। और अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? माउंट किलिमंजारो खालिस्तान में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के साथ साथ पर्वत भी है। कौन सा है बेटा? तंजानिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तंजानिया। कहां पाया जाएगा? तंजानिया। चलिए अगला देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। अब भारत की सीमाओं से संबंधित चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये भारत का आपको मैप दिख रहा होगा। अब इसमें हम लोग सीमावार वर्णन भी देख लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर समुद्र है। क्या है बेटा? समुद्र है। इस पूरे स्थान में समुद्र है, आपको पता होगा। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है। ये तो आपको पता होगा। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, ये स्थल है, स्थल का मतलब जमीन। अगर भारत की स्थलीय सीमा की हम लोग कुछ इस प्रकार, ऐसे ये आप दिख रहा है ये, अगर हम लोग भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई आएगी 15,200 किलोमीटर। कितनी आएगी बेटा? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आएगी। अब भारत की जलीय सीमा की बात करें, और जलीय सीमा यानी मुख्य भूमि, ये कौन सी भूमि है? मुख्य भूमि है। अभी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को ऐड ही नहीं करा है हमने। तो अगर जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की है। और अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐड कर दें तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो अब इसको लिखने के तरीका देख लें। पहला, 3 पॉइंट याद रखने हैं। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा तो लंबाई आएगी 15,200 किलोमीटर। दूसरा याद रखना है, भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा। और जलीय सीमा कैसी? मुख्य भूमि की। और मुख्य भूमि का मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड नहीं किया है, तो आएगा 6100 किलोमीटर। और अगर भारत की बेटा जलीय सीमा आ गई जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर दिया है, तो 7516.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर अब आप खुद बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 13,400, बिल्कुल नहीं। 11,000, बिल्कुल नहीं। 9800, बिल्कुल नहीं। 15,200 किलोमीटर। आप मैप बनाएंगे और मैप के बाद इन सब चीजों को लिखेंगे। अच्छा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, नामचा बरवा, नमचा बरवा एक है, और अन्नपूर्णा। ये 4 चोटियों के नाम दिए गए और कहा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताओ। तो उससे पहले तो बेटा आपको हिमालय पढ़ना पड़ेगा कि हिमालय है क्या।
फिर इसके बाद पूर्वी चोटी पर चर्चा करेंगे। तो जो हिमालय की अगर हम बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हिम प्लस आलय यानी बर्फ का घर। वह स्थान जो बर्फ से ढका हुआ है उसे क्या कहा गया? हिमालय कहा गया। हिमालय की अगर हम लोग विभाजन की बात करें तो हिमालय का विभाजन 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 4। सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। सबसे पहला कौन सा हिमालय आएगा? ट्रांस हिमालय। फिर दूसरे क्रम में अगर आपको याद रखना होगा तो महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय दूसरा आप लोग याद रखेंगे। तीसरे में अगर याद रखेंगे तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और चौथा आप लोग याद रखेंगे शिवालिक। क्या याद रखेंगे? शिवालिक। तो अगर हिमालय का विभाजन करेंगे तो हिमालय का विभाजन कितने प्रकार से किया हम लोगों ने? 4। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा कौन सा है? शिवालिक। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, हिमालय को पार करेंगे ऊपर ट्रांस मिलेगा। कौन कौन सी याद रखनी? सबसे पहली याद रखनी काराकोरम। क्या याद रखनी है? काराकोरम। दूसरी याद रखनी है लद्दाख। तीसरी आपको याद रखनी है जास्कर और चौथी याद रखनी है कैलाश। बस ये 4 याद रखनी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर कौन सी याद रखनी है? कैलाश। अब हम हिमालय को मैप में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हिमालय मैप में कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से है और अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत। कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर, ध्यान से समझिएगा, ये महान हिमालय की बात कर रहे हैं। ये महान हिमालय, कौन सा हिमालय? यहां पर लिख दे बेटा, नाम से समझ जाना, महान हिमालय। महान हिमालय का जो विस्तार है वो बेटा कहां से कहां तक है? तो वो ये कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो पीओके के क्षेत्र में इस समय आता है। और ये कौन सा पर्वत है? ये है नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। नाम से समझ जाएंगे। और कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो महान हिमालय या हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। ये बात तो याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसी के ऊपर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पहली कौन सी आएगी? काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हीं 3 पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को हम लोगों ने किस नाम से जाना? तो इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को हम लोगों ने नाम दिया था ट्रांस हिमालय। क्या नाम दिया था? ट्रांस हिमालय। ये जो तीनों हैं ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जब आप महान हिमालय को पार करोगे, महान हिमालय को पार करोगे तो कौन सा हिमालय पड़ेगा? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमने आपको 4 बताई थी, 3 अभी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और काराकोरम का जो विस्तार है तिब्बत में, उसे किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं बच्चा। किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने महान हिमालय देखा, सबसे पहले महान देखा, फिर ट्रांस देखा। अब देखते हैं मध्य हिमालय। तो महान हिमालय के नीचे आपको जो हिमालय दिखता है उसका नाम क्या है? मध्य हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और इसी के ठीक नीचे जो आपको हिमालय दिखेगा उस हिमालय का नाम होगा बेटा शिवालिक। क्या नाम होगा बेटा? शिवालिक। अब देखिए हम बना रहे हैं शिवालिक। ये शिवालिक है। ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर देखा महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर क्या देखा? शिवालिक। और महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। इसके आगे भी हिमालय का विस्तार है पर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है और अलग अलग 7 सिस्टर्स के अलग अलग राज्यों में, जिसमें आपने सुना होगा डाफला, मिसमी, पटकोई, मेरी, अबोर, रेंगमा, लुसाई, त्रिभुवन, बरेल, गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा, मिकिर, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं 15-16 पहाड़ियां, ये सारी महान हिमालय का विस्तार है पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, साथ ही साथ हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जो केवल उत्तर भारत की है। जब कभी अगला प्रश्न आएगा इस मैप को आप बनाएंगे, अगला प्रश्न आएगा तो दक्षिण भारत की देख लेंगे, फिर कभी अगला प्रश्न आएगा तो पूर्वोत्तर की देख लेंगे। तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा और आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को देखा। अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा।
हमने क्या बताया, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये नामचा बरवा लिखा है, पूर्वी चोटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी चोटी पे आपको माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलेगा, नेपाल में। नेपाल में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई 88-48, कुछ जगह 88-50 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अच्छा, इसको देखने से पहले आपको ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा। चलिए, हमने माना ये सूर्य है, ये क्या है बेटा, सन, और सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये मान लिया यहाँ पर क्या है, अर्थ है। और थोड़े दिनों बाद अर्थ घूमकर यहाँ पर भी तो आएगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये भी अर्थ है, ये भी क्या है, अर्थ है, दोनों अर्थ है। ये देखिए, ये आपको दूर दिख रही है सन से और ये आपको पास दिख रही है। तो जब जो पृथ्वी है वो सूर्य के पास होती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह घटना होती कब है, तो 3 जनवरी को हर साल होती है। इस बात को याद रखिएगा, उपसौर घटना कब होती है, 3 जनवरी। जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो यह घटना क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है, अपसौर। और यह घटना कब होती है, तो यह घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो घटना क्या होगी, उपसौर। और यह घटना कब होगी, 3 जनवरी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो गया बेटा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और यह घटना क्या कहलाती है, उपसौर। अगला, संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का पहला प्रश्न, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। वह किसका अंग है, किसका भाग है, तो चलो ग्रीनलैंड पर चर्चा करते हैं। ग्रीनलैंड, सबसे पहले ग्रीनलैंड की स्थिति तो देख लें, ग्रीनलैंड है कहाँ। तो जब आप कभी अपना मैप खोलेंगे, जब कभी मौका मिले मैप खोलेंगे, तो ये नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड। ये आपको यूरोप दिख रहा है बेटा, यूरोप। यूरोप में ये कंट्री यहाँ पर, जहाँ पर हमने एरो बनाया, आप देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे आप देखेंगे यहाँ एक कंट्री पड़ेगी, डेनमार्क। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमने आपको बताया कि भैया ग्रीनलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है और डेनमार्क कहाँ। तो आप पहले इसको देख लेंगे, मैप अपना हमेशा साथ रखेंगे। चलिए देखते हैं, संसार का सबसे अभिन्न अंग ग्रीनलैंड किसका भाग है। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड पर चर्चा करते हैं। ग्रीनलैंड का पहला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो ग्रीनलैंड है ये किसका पार्ट है, तो ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक कंट्री है, एक देश है जिसका नाम क्या है, डेनमार्क। कोई पूछे डेनमार्क देश पड़ेगा कहाँ, तो कह देना यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क, वहां का एक भाग है ग्रीनलैंड। पहली बात तो याद रखिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दूसरा ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है, डेनमार्क। डेनमार्क की भी कैपिटल याद रख लेंगे, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, ये पहली बात याद रखें। फिर अब ग्रीनलैंड के बारे में 2-3 चीजें। अगली चीज क्या है, ग्रीनलैंड का जो प्राचीन नाम है कल नानित नुनाद। क्या नाम है बेटा, कल नानित नुनाद। दूसरा, ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करें तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। क्या है बेटा, नुक। और तीसरा और अंतिम पॉइंट, ग्रीनलैंड की करेंसी डेनिस क्रोन, डेनिस क्रोन। ठीक है, अब प्रश्न का उत्तर भी इसी से ढूंढने का प्रयास करेंगे। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है वो किसका अंग है, उत्तर अमेरिका बिल्कुल नहीं है, डेनमार्क बिल्कुल सही है। एक कंट्री हमने बताई डेनमार्क, डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। डेनमार्क यूरोप में आने वाला एक देश है।
जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ग्रीनलैंड का प्राचीन नाम कल नानित नुनाद है और ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो नुक है और ग्रीनलैंड की जो करेंसी है वो क्या है, डेनिश क्रोन। अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? काली मिट्टी जो है उस काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है? तो काली मिट्टी में जो फसल की जाती है वो की जाती है कपास की खेती। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती। चलिए देखते हैं। जो काली मिट्टी की अगर बात करें, काली मिट्टी, इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा नाम, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी। तो ये काली मिट्टी के 3 नाम याद रखिएगा। पहला काली मिट्टी, दूसरा कपास की मिट्टी, तीसरा रेंगुर मिट्टी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इस मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो काली मिट्टी है ये पाई कहाँ जाएगी? तो ये दक्षिणी भाग में पाई जाएगी। अब दक्षिणी भाग में किन स्थानों पर पाई जाएगी? तो गुजरात याद रखेंगे, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र के नीचे याद रखेंगे कर्नाटका। इन 3 राज्यों में इसका सर्वाधिक विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मिट्टी का नाम क्या है? काली मिट्टी। दूसरा नाम कपास की मिट्टी, तीसरा नाम रेंगुर मिट्टी। इस बात को आप याद रखेंगे। ये काली मिट्टी है क्या? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। उन 8 भागों में जो ये भाग है इसका नाम है काली मिट्टी। अब मैप में देख लेते हैं काली मिट्टी किन स्थान पे पाई जाएगी, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अगर हम बात करें कहाँ पर पाई जाएगी, तो ये बेटा ये देखिए जो इलाका हम बना रहे हैं, आप देखेंगे इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाएगी। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा जहाँ तक। हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, ऐसे ही रहेगी ये क्लास, क्योंकि प्रश्न पढ़ना ही हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसकी संभावनाएं 99% है। 1% ये है कि प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने जैसा पढ़ाया गया वैसा आ जाए। पर जो 99% संभावनाएं हैं वो क्या है? वो ये संभावनाएं हैं कि जब आपको प्रश्न से रिलेटेड कोई डाटा बताया जा रहा है, तो प्रश्न को लिखने के बाद उस डाटे को उस अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, अपनी स्पाइरल में लिखेंगे और समय समय पर रिवाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है या कोई भी सजेशन है आपका क्लास से रिलेटेड, आपको कुछ सही नहीं लग रहा है या आप कुछ परिवर्तन की मांग चाहते हैं या आपको लगता है कि इस क्लास को कम कर दिया जाए या आपको लगता है क्लास को और बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो भी सुझाव होगा सराहनीय होगा। आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं आपको सुझावों पर जरूर कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करूंगा। अगली क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।